स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आज जानते हैं आज 16वीं क्लास है और बात करते हैं बाल विकास की। तो इससे पहले बाल विकास की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हुई हैं तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे और हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे 6वीं क्लास की, जहाँ हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा की। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको मिलते हैं, हर साल लगभग संभवतः आते हैं, तो इस साल भी आएंगे। तो समय नहीं खराब करते हैं, सीधे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। तो नाम से ही जाहिर है कि बाल केंद्रित का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर बालकों को हम केंद्र मानकर हम शिक्षा देते हैं। तो इसके जो समर्थक हैं वो कौन है? जॉन डीवी जी हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों के केंद्र बिंदु के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब बच्चों को हम क्या मान लेते हैं? एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं? बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों को क्या क्या भाई ध्यान दिया जाता है कि जो बालक की जो रुचियाँ होती हैं उनको ध्यान दिया जाता है, बालकों की प्रवृत्तियों को ध्यान दिया जाता है, बालकों की क्षमताओं को ध्यान दिया जाता है और इनके अनुसार ही हमें शिक्षण कराना होता है। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जो भी शिक्षण होगा काफ़ी रुचिकर होगा, सरल होगा। अगर बच्चे का जो शिक्षण होगा रुचिकर होगा तभी उसको समझ पाएंगे बच्चा, है ना। जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन समय में क्या होता था, जो शिक्षण होता था वो अध्यापक केंद्रित होता था, टीचर ओरिएंटेड होता था या टीचर सेंटर्ड होता था। तो ये काफ़ी बोरिंग होता था क्योंकि अध्यापक क्या होते थे, मौखिक रूप से लेक्चर लेते रहते थे और व्याख्या करते रहते थे, बच्चा चाहे समझ पाए चाहे समझ ना पाए। कुल मिला के ये रटन विद्या पर आधारित था। लेकिन आजकल शिक्षा जो हमारा है, शिक्षण है, वो बाल केंद्रित शिक्षण है। तो ये बात हुई बाल केंद्रित शिक्षा की और उसके संस्थापक की। आगे बात करते हैं इसके हम महत्व की। तो पहला महत्व क्या है? सरल विषय वस्तु। तो मतलब देखो, सरल विषय वस्तु का तात्पर्य ये नहीं है कि विषय वस्तु जो सरल है हम वही पढ़ाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उसको हम सरल तरीके से पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? तो जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं हमको, उसकी शिक्षण विधियाँ हम आसानी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ शिक्षा विधियों का तरीका का प्रयोग करेंगे कि बच्चा उससे अपनी विषय वस्तु को, टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके। आगे बात करते हैं हम विषय वस्तु रुचिकर। तो भाई जैसे मैंने बताया था विषय वस्तु के बारे में, तो विषय वस्तु हमें ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट लगे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तभी बच्चे को समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे बात होती है रुचिकर शिक्षण की। आगे बात होती है बालक को प्रधान मानना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बाल केंद्रित नाम ही उसका है, जहाँ पर बालक प्रधान होगा, ना ही पाठ्यक्रम प्रधान होगा, ना ही शिक्षक प्रधान होगा। आगे बात करते हैं व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा। भाई बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं वो व्यवहारिक होती है और साथ में जो शिक्षा होती है उसकी क्या होती है? सामाजिक शिक्षा होती है। क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि बच्चों को हमें एक ऐसा ज्ञान देना है जो उसके समाज के साथ भी सामंजस्य को स्थापित कर पाए। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। तो यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों के आत्म अभिव्यक्ति के अवसर बढ़ जाते हैं। बच्चा क्या है, अगर बच्चे को हम ध्यान देंगे, बच्चे की रुचि के अनुसार समझाएंगे, तो बच्चा क्या है उसको ध्यान समझेगा और अपनी भी बातों को अच्छे से कहने का प्रयास करेगा। आगे बात करते हैं बालक की आवश्यकता रुचि क्षमताओं को ध्यान देना। वही बात हो गई कि बच्चों की रुचियों को, क्षमताओं को, है ना, आवश्यकताओं को हमें ध्यान देना है। तो ये क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व होता है। आप नोट करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आगे हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत की। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ साथ आपको पर्यावरण में भी मिल सकता है। तो पहला क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। नाम से ही जाहिर है आपको कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक बच्चों को हर समय क्रियाशील रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, ठीक है। अध्यापक बच्चों को बात करेंगे हम रचनात्मकता की। तो बच्चे को क्या करेंगे? रचनात्मक प्रवृत्तियों को हम क्या करेंगे? बनाएंगे, जिससे क्या होगा? बच्चे हर समय क्रियाशील रहेंगे और नए नए तरीके से
अपने विचारों को प्रकट करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे क्रियाशीलता में क्या होती है, रचनात्मकता होती है। अगर रचनात्मकता होगी तभी बच्चा क्या होगा, क्रियाशील होगा। आगे बात करते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इस सिद्धांत के अनुसार छात्र उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। पहले बच्चों को एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं, फिक्स करने होते हैं, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। जैसे हमने पिछली बार ये पढ़ाया था तो हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि हम आप लोगों को 72 क्लासेस देंगे और हमने ये कहा था साथ में कि अगर हम 72 क्लासेस पूरी कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपका सीटेट में 120 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने एक उद्देश्य को फिक्स किया है, निश्चित उद्देश्य को फिक्स किया है, फिर उसी आधार पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षण कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं रुचि का सिद्धांत की। जैसे कि भाई हम बात करते हैं सीटेट की, तो भाई यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं। किसी का साइकोलॉजी में मन लगता है, किसी का हिंदी में मन लगता है, किसी का इंग्लिश में मन लगता है, या संस्कृत में मन लगता है। तो क्या है भाई, जहाँ पे हमारी रुचि होगी उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे भाई किसी की साइकोलॉजी बढ़िया होगी तो वो मैथ पे कम ध्यान देगा, है ना, या ईवीएस पे कम ध्यान देगा। कोई मैथ ईवीएस पे ध्यान दे रहा है तो साइकोलॉजी पे कम ध्यान ही दे रहा है। तो ये बात होती है रुचि की, कि भाई जिस चीज़ पे हम रुचि लेते हैं उसको हम अच्छे से सीखते हैं, और जहाँ पे रुचि हम कम लेते हैं उसको हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो रुचि वाली चीज़ें हैं वही पढ़नी है, जिसमें रुचि नहीं उसको कम पढ़ना है। हमें ऐसा करना है कि हम अपनी शिक्षा विधियों को बदलें और उसके आधार पर हम जो चीज़ें रुचिकर नहीं हैं उनको भी सीखने का हम प्रयास करें। ये क्या होता है, रुचि का सिद्धांत होता है। जैसे बात करते हैं, प्रभावशाली शिक्षण वही होता है जिसमें बच्चों की रुचि होती है। बिना रुचि वाला शिक्षण नीरस हो जाता है। अतः शिक्षण को विभिन्न तरीके से रुचिकर बनाना चाहिए। भाई हमें पढ़ाना है बच्चों को चाहे जैसे भी, बस हमें क्या करना है, उसको रुचिकर बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो शिक्षण जो होता है व्यक्तिगत होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी बालकों की जो क्षमताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो सभी को हमें ध्यान देना है, सभी की भिन्नताओं को, और उसके आधार पर हमें क्या करना है, शिक्षण करना है। अगला है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जानते हैं भाई, कोई भी ज्ञान को हमें बच्चों को सिखाना है तो उनके जीवन से जोड़ने का प्रयास करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है प्रेरणा की और मोटिवेशन की। तो यहाँ बात करते हैं, शिक्षण करते समय यदि बालकों को बीच बीच में अभिप्रेरित करते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, 2 गुना प्रभावित होता है। तो अगर मान लीजिए हम बच्चे को सिखा रहे हैं और बीच बीच में प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो आपका सिखाना क्या होगा, सार्थक नहीं होगा। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में बच्चे सीखते रहेंगे, बाद में सीखना बंद कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपना ही हम, अभी क्या था, स्टार्टिंग में जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी तो 500-600 बच्चे देखते थे, लेकिन अब हाल क्या हो गया है, मात्र 200 बच्चे देखते हैं, है ना। तो भाई हमें बुरा नहीं लगता है कि 200 देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 200 लोग जो देख रहे हैं बने रहेंगे तो लास्ट तक कुछ अच्छा सीख पाएंगे, है ना। जो लोग छोड़ के चले गए हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। तो यहाँ बात होती है अभिप्रेरणा की, कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या हम पा रहे हैं। आगे बात होती है आवृत्ति का सिद्धांत। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने चैप्टर को पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे आ पाएगा, है ना। तो ये बात होती है आवृत्ति की, कि हमें ज्ञान को अगर स्थायी करना है तो हमें आवृत्ति करनी पड़ेगी, रिपीटिशन हमें करनी पड़ेगी, वरना हमें चीज़ें नहीं आएंगी। ये क्या होता है, आवृत्ति का सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, आप लोग समझते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में जो यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका आप नाम जानते हैं, कौन नाम था, जॉन डीवी थे। तो जॉन डीवी जो है इसके समर्थक माने जाते हैं, इन्होंने ही इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। तो प्रगतिशील शिक्षा एक प्रभावशाली शिक्षा है, जब बच्चे को हम उसकी अभिव्यक्तियों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका जो शिक्षा स्तर होता है या शिक्षण स्तर होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो बच्चे हैं शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, जो शिक्षा है उनके लिए बनी हुई है। बच्चे जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ेंगे, है ना। अगर हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अतः बच्चों को विशेषता ध्यान दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो, मतलब सर्वांगीण विकास हो,
बच्चा बोलने के साथ खेलना, खेलने के साथ कूदना, सभी चीज़ों को अच्छे से वो सीख सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब बच्चा अपनी रुचियों और अभिव्यक्तियों के अनुसार पढ़ता है तो उसकी जो बुद्धि का स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे वह एक अच्छा मनुष्य बनकर समाज के सामने आता है और अच्छे से अपने आप को समायोजित कर पाता है। इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो, है ना। यहाँ पे ये बात नहीं है कि बच्चा ही चीज़ों को सीख के ज्ञान हासिल करके बड़ा आदमी बन जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, उसके साथ समायोजन भी कर सके। इससे बालक का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक और नैतिक विकास के साथ साथ सभी प्रकार के पक्षों का विकास होता है। तो ये बात होती है प्रगतिशील शिक्षा की। आगे बात करते हैं इसके महत्व की, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, करके सीखना। अगर इसके महत्व की बात करते हैं हम, तो पहला हमारा क्या है, करके सीखना। हमें बच्चों को प्रेरित करना है कि बच्चा कोई भी कार्य करे, कुछ भी सीख रहा है वो तो करके सीखे। ये बात हो गई। दूसरा बात होती है कि रचनात्मक विधियों का प्रयोग करें हम। अगर हम रचनात्मक विधियों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बच्चा चीज़ों को सोचेगा रचनात्मक तरीके से और उसके चिंतन में नवीनता होगी, मौलिकता होगी, नवीन विचार होंगे और वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। और अगला क्या है, अगली बात होती है कि बालकों का जो शिक्षण होगा वो सामूहिक होगा। हमें कोई कार्य देना है तो सामूहिक कार्य देना है। सामूहिक कार्य से क्या होगा, बच्चा आपस में सीखेंगे, आपस में सीखेंगे तो कुछ बेहतर सीख पाएंगे। और प्रगतिशील शिक्षा कभी भी रटन विद्या को ध्यान नहीं देती है। हमें रटकर तो याद करना ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो आगे क्या होगा कि जो शिक्षा होती है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होती है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाए जाते हैं तो एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है, बच्चे के ज्ञान को कितना हमें फुलफिल करना है ना। क्योंकि बच्चे की जो आवश्यकता है उतना ही पढ़ाएंगे हम। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उनके ज्ञान को, उनके स्तर को हमें ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है जीवन पर्यंत अधिगम पर बल देती है। बच्चा क्या है, जो भी सीख रहा है जीवन पर्यंत सीखेगा और उसके जीवन पर्यंत उसके वो चीज़ें काम आएंगी। आगे बात करते हैं, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है समस्या समाधान पर ज़्यादा बल देती है। भाई समस्या समाधान आप जानते हैं कि बालक एक समस्या में फंस गया है तो वो कैसे उसकी पहचान करेगा, किन रणनीतियों के माध्यम से, किन विधियों के माध्यम से उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो समस्या समाधान पे प्रगतिशील शिक्षा काफ़ी बल देती है। तो ये बात हुई प्रगतिशील शिक्षा की और उसके महत्व की। ये महत्व की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं RTE 2009 की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान अधिनियम में जो संशोधन हुआ था, कौन सा, 86वां जो संशोधन हुआ था, तथा जो अनुच्छेद हमारा 21 का 2002 में यह परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये देना क्या है, अनिवार्य है। और आगे बात करते हैं, तो RTE 2009 जो है, इसके संशोधन के बाद ये 1 अप्रैल 2010 में पूरी तरह से अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया। लेकिन बात करते हैं क्या ये पूरे देश में लागू हुआ, नहीं। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, उसका फंडामेंटल राइट हो गया। तथा सभी बच्चों को कक्षा 8 तक हम क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। भारत शिक्षा को बच्चे के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला कौन सा देश है, 135वां देश है। तो ये बात हुई किसकी, RTE 2009 की। आगे हम बात कर लेते हैं RTE से संबंधित। कभी कभी ये अनुपात आ जाता है कि अध्यापक का और छात्र का अनुपात कितना होता है, कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो अनुपात होता है अध्यापक का 1:3
30 होता है अगर बच्चों की संख्या 200 से कम है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक होती है तो यह अनुपात 1:40 होता है। मतलब एक अध्यापक होगा और क्या होंगे, 40 बच्चे होंगे। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बात होती है शिक्षा के अधिकार 2009 की। अगर बात करते हैं इसके उद्देश्य की तो ध्यान दीजिएगा, पहले उद्देश्य की बात करते हैं। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रकाश डालती है। मान लीजिए आपके विद्यालय में एक बालक आया है जो कि 10 साल का है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कक्षा 1 में ही इसका प्रवेश लें। इसकी आयु के अनुसार जो भी कक्षा इसको मिल रही है, 4 या 5 या 3, उसमें आप इसको प्रवेश दे सकते हैं। ये आरटीई में कहा गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, यह अधिनियम छात्र, शिक्षक अनुपात और भवन, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के जो दिन हैं या घंटे हैं उनका मापदंड करता है। यहाँ पर सीटेट में कितने घंटे हमें पढ़ाना है, समय कितना है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए आपको नहीं बताएंगे। देखिए, पढ़िए आप उतना ही जितना आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ना। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं हम आरटीई के उद्देश्य की। यह कक्षा को आयु के अनुसार अधिक समझाती बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझाती वर्ड, आप नोट कर लीजिएगा इसको कि ये कक्षा को आयु के अनुसार क्या बनाता है, समझाती बनाता है। तो समझाती का मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे समान जाति के होंगे। जात का अर्थ है कि मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, कक्षा 1 में बच्चे हैं तो वो क्या होंगे, 5 से 6 साल के सभी बच्चे होंगे। कक्षा 2 के बच्चे क्या होंगे, 6 से 7 साल के होंगे। तो ऐसे क्या है, एक ही आयु वर्ग के बच्चे एक ही कक्षा में होंगे। तो ये क्या होते हैं, कक्षा को आयु के अनुसार क्या बनाते हैं, समजातीय बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ, नोट कर लीजिएगा समजातीय को। और अगला पॉइंट क्या है, बात करते हैं। अगला क्या है, अगला है उचित सरकारें, चाहे बच्चों की दाखिला हो, चाहे उपस्थिति हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, को पूर्णता को सुनिश्चित करती हैं। उचित सरकार का तात्पर्य क्या है, जहाँ पर केंद्र सरकार का दायित्व है वो पूरा करेगी, जहाँ पर राज्य सरकार का दायित्व है वो भी पूरा करेगी, है ना। तो ये केंद्र के साथ साथ राज्य दोनों का दायित्व, इसीलिए कहा जाता है कि उचित सरकारें चीज़ों का पालन करेंगी और समझाने का प्रयास करेंगी कि आरटीई क्या होता है, बच्चों को हमें कैसा शिक्षण देना है। तो ये बात होती है बाल केंद्रित शिक्षा की। हमारा पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। और बात करते हैं इसके प्रैक्टिस की, तो इसका प्रैक्टिस का वीडियो हम अलग से बना देंगे, आप लोगों को हम जल्दी दे देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, साथ में शेयर करें अधिक से अधिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।